The Shanti Bill is a milestone, Mr. Minister, but for the wrong reason. Ideally, it should have been referred to a committee, a standing committee or a joint parliamentary committee. कौन जिम्मेदार होगा अगर रेडियो एक्टिव लीक हुआ तो? कौन जिम्मेदार होगा लॉन्ग लास्टिंग न्यूक्लियर वेस्ट का? सिर्फ 18% यूज करता है अमेरिका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट न्यूक्लियर से। हम कैसे भूल सकते हैं 2011 का फुकुशिमा डिजास्टर, जिसने आज तक जापान इसके गंद को, कचरे को साफ कर रहा है। ये लिस्ट है उन सारे के सारे कंट्रीज की जहां पर इतने बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हुए हैं न्यूक्लियर से रिलेटेड। देख लीजिए, ये सारी की सारी वो कंट्रीज हैं जो कि फुल्ली डेवलप्ड कंट्रीज। उसके बाद आता है सपोर्टिंग क्लाइमेट गोल्स, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करता है, इस वजह से थोड़ा सा क्लाइमेट गोल को, जो कि हमने पेरिस एग्रीमेंट में या फिर कॉप में हमने वादा करके हम आए। मान लीजिए वेदर खराब है तो क्या सोलर काम करेगा, क्या विंड काम करेगा? ताकि एक प्राइवेट कंपनी माइनिंग भी करेगी, वही कंपनी फ्यूल का फैब्रिकेशन भी करेगी, वही कंपनी ऑपरेट भी करेगी रिएक्टर को, और वही कंपनी हैंडल करेगी न्यूक्लियर वेस्ट। तो एक कंपनी सब कुछ अगर कंट्रोल करेगी तो सिस्टम का जो रिस्क है वो बढ़ता चला जाएगा। हेलो एंड वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। जय हिंद। न्यूक्लियर शांति बिल के बारे में तो आपने सुना होगा कि अब ये प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ओपन है, फिर चाहे वो अडानी हो गए, चाहे वो आदित्य बिरला, टाटा हो गए या अंबानी हो गए। क्यों? क्योंकि इंडिया को अपने एनर्जी डिमांड को मीट करना है, हमें रिन्यूएबल और क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, तो फिर हमें ज्यादा पैसा चाहिए। तो प्राइवेट कंपनी के पास पैसा ज्यादा है तो वो पंप कर सकते हैं मनी और इंस्टॉल कर सकते हैं अपना प्लांट और जनरेट कर सकते हैं अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी। ये कहने में तो बहुत आसान है, लेकिन आप जानते हैं कि ये कितना ज्यादा नुकसानदायक भी हो सकता है। जितने बेनिफिट्स ज्यादा हैं उतने ही चैलेंजेस जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको केस स्टडी बताऊंगा अमेरिका की, यूएस। इस वीडियो में मैं आपको केस स्टडी बताऊंगा अमेरिका की, यूके की, जापान की और रशिया की। इन सब ने अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट को प्राइवेटाइज किया, तो क्या इंपैक्ट पड़ा इनके कंट्री पे, डिटेल में समझते हैं विदाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम। ऐसा बताया जा रहा है कि अगर न्यूक्लियर फैसिलिटी सिर्फ स्टेट ओन्ड रहेगी तो कुछ खास ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होगा, हम दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे। लेकिन अगर हमारी न्यूक्लियर एनर्जी प्राइवेट हाथों में जा सकती है तो फिर ग्रोथ भी होगी, डेवलपमेंट भी होगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी होंगी और रीन्यूएबल एनर्जी में हम आगे भी बढ़ सकेंगे। क्या ये सही है? आइए देखते हैं कि जब से हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में इस बिल को पास किया, जिसका नाम है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसका नाम है शांति बिल, वो इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में और कहा गया कि इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी लॉज इनेबल करता है कि प्राइवेट सेक्टर अब पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपना पावर प्लांट एस्टैब्लिश कर सकते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। लोकसभा में जब यह बिल पास हुआ तो श्री नरेंद्र मोदी जी का कहना था कि अगर हम न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेटाइज करते हैं तो हम वर्ल्ड लेवल पर एक सॉफ्ट पावर की नजर में भी आएंगे। साइमल्टेनियसली हमारी जो एनर्जी की डिपेंडेंस है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, हम किसी के ऊपर नहीं टिके रहेंगे। इनका कहना है कि हमारे जो शांति बिल है, जो न्यूक्लियर पावर की जो नया बिल हम लोग लेकर आए हैं, वो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऑलरेडी मैप्ड किया हुआ है। ये ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करेगा और क्लीन एनर्जी को ये बूस्ट कर सकता है और नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है प्राइवेट सेक्टर में, फिर चाहे यूथ हो गए, चाहे इन्वेस्टमेंट हो गया, इनोवेशन हो गया या फिर मेक इन इंडिया जैसा प्रोग्राम हो गया। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी को कि ये जितना दिखने में आसान है उतना ही ज्यादा ये चैलेंजिंग है। मैं डिटेल में बात करता हूं इसको, बट आई वॉन्ट टू शो यू 5 to 6 बिगेस्ट चैलेंजेस। अगर हम इनको नहीं देखेंगे, नजरअंदाज करेंगे, तो फिर बहुत ही बड़ा कुछ हो सकता है। तो श्री शशि थरूर, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इन्होंने जब इस बिल के बारे में अपना विचार रखा तो फिर कई लोगों ने इनको समर्थन दिया। इन्होंने क्या कहा है इस बिल के बारे में, डिटेल में समझते हैं। नंबर 1, इनका कहना यह है कि यह बिल स्ट्रक्चरली फ्लॉड है, मतलब कि इस बिल में माइनर अमेंडमेंट होनी चाहिए और इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को सेंड करो। मैं टोटली सहमत हूं कि न्यूक्लियर एनर्जी होनी चाहिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लूजिंग लाइव्स ऑफ द पीपल, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ दीज फंडामेंटल डिजाइन प्रॉब्लम। ठीक है। दूसरी चीज इन्होंने कही है कि बिल में कुछ चीजें अनक्लियर हैं, तो ये न्यूक्लियर नहीं, ये अनक्लियर बिल है क्योंकि देश की जनता को यहां पर बुद्धू बनाया जा रहा है। क्या? इनका कहना यह है कि कौन जिम्मेदार होगा अगर रेडियो एक्टिव लीक हुआ तो? कौन जिम्मेदार होगा लॉन्ग लास्टिंग न्यूक्लियर वेस्ट का? क्योंकि इस बिल में ये सब मेंशन नहीं किया गया है। कौन जिम्मेदार होगा कैटास्ट्रॉफिक एक्सीडेंट्स का? क्योंकि हम
अपने पास्ट से सीखेंगे। कौन से पास्ट से? अब मैं आपको कुछ केस स्टडीज दिखाने वाला हूं कैटास्ट्रॉफिक इंसिडेंट्स की। सबसे पहले हम लोग जिक्र करेंगे ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने अपने न्यूक्लियर फैसिलिटी को प्राइवेट हाथों में दिया हुआ है। ठीक है, नंबर 1 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने एटॉमिक एनर्जी एक्ट के थ्रू 1954 में ही प्राइवेटाइज कर दिया था अपने न्यूक्लियर फैसिलिटी को। ठीक, दूसरी चीज यूनाइटेड किंगडम। अच्छा, साथ साथ मैं आपको बताते जाता हूं, यूनाइटेड किंगडम जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वो जो वर्ल्ड में न्यूक्लियर से एनर्जी प्रोड्यूस होती हैं उसका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 30% एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है वर्ल्ड के न्यूक्लियर से। ठीक है, वहीं पे अगर सिर्फ अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका में जितनी भी बिजली प्रोड्यूस हो रही है उसमें से 18%, सिर्फ 18% यूज करता है अमेरिका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट न्यूक्लियर से। सबसे ज्यादा अमेरिका की बिजली कहां से उत्पन्न होती है? नेचुरल गैस से, ऑलमोस्ट 42%। ठीक है, सो ये तो अमेरिका की बात हो गई। रही बात यूनाइटेड किंगडम की। यूनाइटेड किंगडम में जितनी भी बिजली प्रोड्यूस होती है उसमें से लगभग 12 to 15% बिजली न्यूक्लियर से आती है। ठीक है, इन्होंने भी प्राइवेटाइज कर दिया था अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी को 1990s में, और पहले मोनोपोली थी, अब प्राइवेटाइज कर दिया। अब आती है जापान। जापान ने भी अपने न्यूक्लियर से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वो लगभग 10% के आसपास है आउट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिसिटी दे प्रोड्यूस। ठीक है, जापान से हमें सीखना चाहिए। अब मैं डिजास्टर के बारे में बात करता हूं कि इन सारी कंट्रीज में, स्पेसिफिकली यूनाइटेड स्टेट्स और जापान में, न्यूक्लियर कैटास्ट्रॉफिक डिजास्टर्स हुए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जापान की। हम कैसे भूल सकते हैं 2011 का फुकुशिमा डिजास्टर, जिसने आज तक जापान इसका मतलब कॉम्पनसेट कर रहा है। आज तक जापान मतलब इसके गंद को, कचरे को साफ कर रहा है। कुल मिला के जापान को $223 बिलियन खर्च करने पड़े थे इस फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट के मिस हैपनिंग से, कैटास्ट्रॉफिक एक्सीडेंट से। ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ था जापान को। ठीक है, आज तक ऐसा हुआ है। ये मैंने लिस्ट निकाली है, ये लिस्ट है उन सारे के सारे कंट्रीज की जहां पर इतने बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हुए हैं न्यूक्लियर से रिलेटेड। देख लीजिए, ये सारी की सारी वो कंट्रीज हैं जो कि फुल्ली डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे जर्मनी, यूएस, अगेन यूएस, देन कनाडा, देन यूएस, देन अगेन यूएस, देन यूक्रेन, चेर्नोबिल डिजास्टर 1986, एंड देन 2011 में फुकुशिमा जापान। ये वो कंट्रीज हैं, समझ रहे हैं आप? अगर इनको हम प्राइवेट हाथों में दे दिए तो किसी भी एक कंट्री के पास नीदर यूएस नॉर यूके नॉर जापान हैज अ परमानेंट जियोलॉजिकल रिपोजिटरी फॉर हाई रेडियो एक्टिव वेस्ट। ये क्यों कहा जा रहा है? ये क्यों ऐसा कहा जा रहा है जानते हो? यूरेनियम जो कि इतना पावरफुल तो है, लेकिन अगर आपने सुना था ना कि अभी बिहार में विमेंस के ब्रेस्ट मिल्क में यूरेनियम पाया जा रहा है, दिल्ली के पानी में यूरेनियम है। ऐसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं अगर हमारे शरीर में चली जाती हैं, चाहे किसी भी माध्यम से, तो सोचिए लोग किस तरीके से जिएंगे। अब देख रहे हैं ना बिहार में क्या हो रहा था आपके। तो यही सारी, अगर आपको नहीं ध्यान हो तो ध्यान से देख लीजिएगा, जो झारखंड में जादूगौड़ा माइन है, सिचुएशन देख रहे हैं आप वहाँ की। लोगों के हाथ नहीं है, पेट अलग से है, सर का ढांचा अलग है ना। जैसे जैसे वो पैदा हो रहे हैं वो डिफॉर्मिटीज हो रही है उनके। तो ये सारी प्रॉब्लम वहाँ है क्योंकि यूरेनियम थोरियम रिजर्व है। हम मानते हैं इंडिया में यूरेनियम रिजर्व बहुत लिमिटेड है, लिमिटेड अमाउंट का है, लेकिन हमारे यहाँ पे थोरियम बहुत ज़्यादा है। थोरियम जो कि सबसे ज़्यादा अबंडेंट रिसोर्स है इंडिया में फ्यूल टाइप के लिए न्यूक्लियर, कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, थोड़ा वेस्ट बंगाल में, थोड़ा छत्तीसगढ़ में, ऐसे है। लेकिन इनका ये कहना है कि कौन जिम्मेदारी लेगा? प्राइवेट कंपनीज अगर ले रही हैं तो कैसे जिम्मेदारी लेंगी? डीकमीशनिंग लाइबिलिटीज, जानते हो इसका क्या मतलब है? कि जितना दाम न्यूक्लियर पावर प्लांट को सेटअप करने में नहीं लगता है, उतना उससे भी ज्यादा दाम लगता है जब हम उसको एक तरीके से डिसमेंटल करते हैं, तो वहां से प्लांट हटाते हैं तो। ठीक है, तो ये इंडिया को करना पड़ेगा। जो सिविल लाइबिलिटीज है, चाहे वो प्राइवेट कंपनीज किस तरीके से भुगतान करेंगे, किसको भुगतान करेंगे, कितना ज्यादा लाइबिलिटीज होगी, और अगर नुकसान होता है तो आपको पता ही है ना, वो सारे प्लांट नदी के आसपास होते हैं ये सारे, और ये इसमें जब न्यूक्लियर वेस्ट डिस्चार्ज होगा तो फिर भाई जो समंदर में जो लॉस होगा ही होगा, इंसानों को भी जो लॉस होगा वो आपको दिख ही रहा है। और राइट, ये है, ये चेर्नोबिल डिजास्टर है यूक्रेन में जो 1986 में हुआ था, देन वाज अ पार्ट ऑफ रशिया। साफ साफ देख रहे हो
कि लगभग बताया जा रहा है कि सोवियत यूनियन में मेनी पेशेंट विथ नेग्लिजिबल रेडियो एक्टिव एक्सपोजर आफ्टर द चेर्नोबिल एक्सीडेंट डिस्प्लेड एक्सट्रीम एंजाइटी अबाउट रेडिएशन एक्सपोजर। उन लोगों को डर लगता था, कुछ लोगों को डिस्प्लेस कर दिया गया था सिर्फ डर के मारे, सिर्फ साइकोलॉजिकल सोचने के मारे उन लोगों को डिप्रेशन हो गया, एल्कोहलिज्म का शिकार हो गए, सुसाइड करने लगे। सिर्फ इस वजह से लाइफ की एक्सपेक्टेंसी जो 65 साल थी उस टाइम पे वो 58 साल की रहेगी, सिर्फ इस डर के मारे कि हमें कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वेस्ट या रेडियो एक्टिव वेस्ट से कहीं ना कहीं कुछ हो जाएगा, हमारे बच्चों को हो जाएगा। ठीक है, साइमल्टेनियसली जनवरी में इवैक्यूएट किया गया था कई सारे लोगों को वहां पे, अभी भी 1,19,000 20,000 से भी ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया गया उनके अपने घरों से। तो ये तो हाशिया है, न्यूक्लियर का इतना डर है, तो क्या भारत रेडी है इन सारी चीजों के लिए? हमें देखना पड़ेगा। साइमल्टेनियसली आपके लिए ऐसे ही इसी तरीके की पढ़ाई, ऐसे ही प्रोग्राम हम अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में करते हैं जो कि प्रीली आने वाला है। प्रीलिम्स 2026 के लिए हमने क्रैश कोर्स लॉन्च किया है और सिर्फ आपके लिए। दिसंबर आ चुका है, अब जनवरी भाई दूर नहीं है, स्टार्ट करिए। प्रीलिम्स लगभग 150 दिन बाकी हैं आपके लिए। हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है 22 दिसंबर से। 22 दिसंबर से लेकर 15 अप्रैल तक हम 3 महीने के अंदर आपको कंप्लीट कराएंगे 50 क्लासेस में लगभग 100 घंटे के अंदर। हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए है और ये दोनों प्रोग्राम है पीजीपी और पीजीपी प्लस, यानी कि प्रीलिम्स गाइडेंस प्रोग्राम फॉर प्रीलिम्स 2026। आप कोड यूज कर सकते हैं पीजीपी 2026 टू गेट दी मैक्सिमम डिस्काउंट, चाहे वो पीजीपी प्लस हो या फिर पीजीपी हो। नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म फिल कीजिए फॉर 1-to-1 मेंटरशिप, आपके पास कॉल आ जाएगी, आप एनरोल कर सकते हो। पीजीपी और पीजीपी प्लस में अंतर बस इतना है कि पीजीपी प्लस में मेरी पर्सनल मेंटरशिप है जहां पर हम टारगेट ट्रैकिंग, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग और आपका शेड्यूल प्लान बना के रखेंगे। ठीक है, सो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा और आप इसमें एनरोल कर सकते हो। ठीक है, नाउ इसमें ऑलरेडी हमने शेड्यूल बना रखा है कि सबसे पहले हम ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे, फिर पॉलिटी, जब बजट और सर्वे आएगा तो इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे, फिर एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, वहीं पर हम सीसैट स्टार्ट करेंगे और लास्ट में हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, ये कंप्लीट रोड मैप आपके पास रेडी है। पीवाईक्यू थीम्स अगर आपने नहीं ली है तो प्लीज ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने 16 साल के पीवाईक्यू एनालिसिस को एकदम डाइसेक्ट कर दिया है 4 लेवल में, आप जरूर ले लीजिए, बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी ले लिया है। इसके लिए जो आपको कोड यूज करना है वो है मार्ग प्री, ये मार्ग MARGPRE टू गेट दी मैक्सिमम डिस्काउंट। नाउ द थर्ड बिगेस्ट चैलेंज इज व्हाट? इंडिया डजंट हैव इनफ यूरेनियम। मैंने आपको अभी बताया कि इंडिया यूजेबल यूरेनियम रिजर्व बहुत लिमिटेड है। ठीक है, थोरियम का है जैसे मैंने आपको बताया था, लेकिन वो तब सॉल्व कर पाएगा जब हमारे पास उसकी फैसिलिटी रहेगी, एंड वी आर एज अ नेशन डिकेड्स अवे उस फैसिलिटी को इंस्टॉल करने के लिए। सो अगर हम इसको एबंडेंट कह रहे हैं कि न्यूक्लियर से एबंडेंट एनर्जी आएगी, नहीं, ये मिसलीडिंग है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट 4, 5 एंड 6 पॉइंट, दीज आर रियली इंपॉर्टेंट। नंबर 1, न्यूक्लियर एनर्जी इज नॉट 100% क्लीन। माइनिंग से लेकर और फिर वेस्ट के डिस्पोजल तक पूरे प्रोसेस में वेस्ट बहुत रेडियो एक्टिव लीक्स के बहुत चांसेस हैं, पोल्यूशंस के बहुत चांसेस हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे बिहार हो गया फिर या फिर दिल्ली हो गया, यूरेनियम के लीक्स हो गए, ठीक है, एक्सीडेंट्स हो गए, ये बहुत प्रॉब्लम है। और न्यूक्लियर का वेस्ट जो है वो हजारों साल तक रहता ही रहता है। ठीक है, नंबर 5, बिल अलाउ एनी कंपनी और पर्सन टू एंटर न्यूक्लियर सेक्टर। इस बिल में जो प्रोविजन है सेक्शन 3(1)(c), सेक्शन 3(1)(e), ऑलमोस्ट एनीवन कैन अप्लाई एंड सेटअप एंड रन न्यूक्लियर पावर प्लांट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट परमिट करती है तो। सोच के देखिए, कोई तो क्वालिफाइंग पैरामीटर रखना चाहिए था सरकार को ना, तो ये सरकार की डिस्क्रिप्शन है, ये इट्स टू ब्रॉड एंड रिस्की। गवर्नमेंट को क्लैरिफाई करना चाहिए कि आखिर ये क्या क्वालिफिकेशन है। आपको पता ही है ना कि कौन इसको ऑपरेट करेगा। हमारी इकोनॉमी क्या कहती है कि टॉप 1% कंट्रोल्स 40% ऑफ वेल्थ इन इंडिया, तो वही लोग हैं जो टॉप 1%, वही लोग इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्राइवेट कंपनी कैन कंट्रोल द एंटायर न्यूक्लियर साइकिल। ये सबसे बड़ा थ्रेट दिखते हुए लग रहा है कि एक प्राइवेट कंपनी माइनिंग भी करेगी, वही कंपनी फ्यूल का फैब्रिकेशन भी करेगी, वही कंपनी ऑपरेट भी करेगी रिएक्टर को, और वही कंपनी हैंडल करेगी न्यूक्लियर वेस्ट। तो एक कंपनी सब कुछ अगर कंट्रोल करेगी तो सिस्टम का जो रिस्क है वो बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे कोई चेक्स एंड बैलेंस कोई ऊपर होना चाहिए, है ना, उसको मैनेज करने के लिए, देखने के लिए, उस पर क्वेश्चंस करने के लिए।
तो ये सबसे बड़ा रिस्क नजर आ रहा है। आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि व्हाट डू यू थिंक कि सबसे बड़ा रिस्क क्या लग रहा है। वी एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हैव राइट टू टॉक अबाउट दिस बिकॉज दिस विल इंपैक्ट। ठीक है, देखिए ये बिल रिप्लेस करता है दो पुराने कानून को। एक तो आता है हमारा एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 एंड दूसरा आता है सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010। इसको रिप्लेस करता है। साइमल्टेनियसली ये बिल रिड्यूस करता है गवर्नमेंट की मोनोपोली को न्यूक्लियर सेगमेंट में, और शांति बिल ने एक लिमिटेड प्राइवेट एंड फॉरेन पार्टिसिपेशन किया है। 49% का स्टेक दिया है प्राइवेट कंपनीज को और गवर्नमेंट ने 51% का स्टेक लिया हुआ है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव ये है शांति बिल का कि ये एक्सपैंड करता है अपनी न्यूक्लियर पावर को। फॉर एग्जांपल कि हमारा जो टारगेट है 100 गीगावाट है बाय 2047। ओके, अभी फिलहाल भारत जो है ऑलमोस्ट 5% टोटल इलेक्ट्रिसिटी में से 5% न्यूक्लियर से ही आता है। ओके, उसके बाद आता है सपोर्टिंग क्लाइमेट गोल्स, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करता है, इस वजह से थोड़ा सा क्लाइमेट गोल को, जो कि हमने पेरिस एग्रीमेंट में या फिर कॉप में हमने वादा करके हम आए हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कम करेंगे। अलाउइंग प्राइवेट एंड फॉरेन पार्टिसिपेशन, क्योंकि भाई फंड बहुत चाहिए, पैसा बहुत चाहिए इस सेक्टर में पंप करने के लिए, और सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि सिर्फ हम न्यूक्लियर में डाल सकें, तो प्राइवेट कंपनीज का होना जरूरी है। प्रमोट स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, जो कि ऑल्टरनेट है बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट का, फटाक से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और किया जा सकता है। दूसरी है इंप्रूव ग्रिड स्टेबिलिटी। इसका क्या मतलब है, जैसे कभी कभी बिजली सबसे ज्यादा कब चाहिए होती है हमें, दिन में या रात में? ऑफ कोर्स रात में, राइट। दिन में तो सूरज देवता रहते ही रहते हैं, रात में कभी कभी डिमांड इतनी बढ़ जाती है बिजली की कि बिजली कट जाती है, और वो सिर्फ डिमांड सोलर और विंड या हाइड्रो पूरी नहीं कर पाती है। मान लीजिए वेदर खराब है तो क्या सोलर काम करेगा, क्या विंड काम करेगा, है ना? तो ये स्टेबल नहीं है। न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो स्टेबल हो सकती है बड़े बड़े सेक्टर्स के लिए, जैसे कि इंडस्ट्रीज के लिए, बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए, ठीक है, इनके लिए, जैसे स्टील पावर प्लांट हो गया, इन लोगों के लिए इनकी ग्रिड की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर यह बात की गई है। दूसरा, स्ट्रेंथन्ड एनर्जी सिक्योरिटी। ओके, कि हम लोग टोटल कितना डिपेंड हो रहे हैं। आज की डेट में भारत जो है वो टोटल 37% आउट ऑफ जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी भारत प्रोड्यूस कर रहा है उसमें से 37% जो है वो रिन्यूएबल से आती है, इंक्लूडिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक। ठीक है, बाकी जो है मेजर तो कोल से आती है, ठीक है, फॉसिल फ्यूल से, उसके बाद फिर न्यूक्लियर से आती है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कोर ऑब्जेक्टिव। ये टारगेट है हमारा 100 गीगावाट। क्या है ये? AERB। AERB एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बॉडी है, जो कि भारत में सबसे एपेक्स हाईएस्ट अथॉरिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है टू एंश्योर न्यूक्लियर एंड रेडिएशन सेफ्टी। ये कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 1983 में बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, और AERB डिराइव करती है अपनी रेगुलेटरी पावर फ्रॉम द एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 एंड रूल्स एंड नोटिफिकेशन इशूड अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1968। ऑलराइट, सो दिस वाज द एटॉमिक एनर्जी एक्ट। इसके कुछ और स्टैंडर्ड्स हैं कि 2025 में AERB बिकम्स क्रूशियल स्ट्रेंथनिंग द रेगुलेटरी ओवरसाइट एज प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट द न्यूक्लियर सेक्टर। इंक्रीज हो रही है तो सेफ्टी हमारी इंक्रीज हो रही है। ये हमने दो डायग्राम बनाया हुआ है, टेबल बनाया हुआ है। ये एस्पेक्ट है, ये एटॉमिक एनर्जी 2010 वाला और ये शांति बिल 2025 वाला, कि सेक्टर, प्राइवेट पार्टिसिपेशन, फॉरेन लाइबिलिटी और टेक्निकल फोकस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। वीडियो पॉज करके आप जरूर पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉक्स अबाउट द कंसर्न्स एंड चैलेंजेस, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आई होप कि थोड़ी बहुत क्लैरिटी आई होगी। तो कमेंट करके बताइएगा कि क्या भारत रियली सेफ है और क्या हम जल्दी तो नहीं कर रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर को हम प्राइवेटाइज कर दिए हैं। कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।